जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मंथली डिस्क्लोजर जो है वो बाहर आया है। हम सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि क्या ये फंड जो इसके पास कैश रखा हुआ है इतना सारा, लगभग 22-23% के आसपास का जो इनका कैश का लेवल था, वो इन्होंने डिप्लॉय किया अभी तक या नहीं किया। और अब हमारे सामने जो है वो कंप्लीट पिक्चर आ चुकी है। मार्च का जो इनका डिस्क्लोजर है वो हमारे सामने है, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपसे मैं कभी सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, बस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलता हूं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 600+ लाइक्स का। और पूरा एनालिसिस हम सब जो है वो मिलकर साथ करने वाले हैं। कैसे? मैं वीडियो में करूंगा, आप कमेंट्स में करेंगे और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट्स के थ्रू देते रहेंगे। एक बात मैं और बता दूं, मैं सभी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूं। साथ साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे मैं हो सकता है जो आपको बता रहा हूं, वो ये है कि मैंने इस फंड के अंदर अराउंड 10 करोड़ रुपीज़ जो है इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि भाई मैं कोई फ्लेक्स करना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मैं इस फंड में एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठा हूँ और इसलिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे व्यूज़ जो है वो बायस भी हो सकते हैं। आप लोग कोई भी डिसीजन ले इस फंड को लेके, तो आपको सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के साथ जो है एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए या खुद का अपना रिसर्च जो है वो कर लेना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से और जानते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के मंथली डिस्क्लोजर के बारे में। सो पीपीएफएस हमेशा एक चर्चा में रहता है कि कैश बहुत ज़्यादा वो रखते हैं अपने पास। बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि मार्च में मार्केट काफ़ी डाउन थी, बट स्टिल इनके पास कैश अभी बहुत सारा है। इन्होंने डिप्लॉय क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डिप्लॉय नहीं किया या कम डिप्लॉय किया है, इसके बीच में डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि डिप्लॉय नहीं किया। जो इनके कैश के लेवल अप्रॉक्सीमेटली 22.6% के आसपास थे अक्टूबर 2025 में, अब अगर आप वो देखें तो लगभग 18.5% के आसपास रह गए हैं, राइट। तो डिप्लॉय हुआ है, हाँ, कम डिप्लॉय हुआ है। अब उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा इनके पोस्ट और इनकी जो पॉडकास्ट है या इनका जो थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, जो डिफरेंट तरह की बातें बताते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको ये समझ आएगा कि फंड मैनेजर्स अभी भी कन्विंस नहीं है कि मार्केट में बहुत चीप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, राइट। एंड शायद इसलिए वो पूरा कैश अभी डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग। एक बात समझ लीजिए कि हम इन पे क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास कैश था क्या उसने भी डिप्लॉय किया? नहीं। एक समझदार व्यक्ति ने डिप्लॉय नहीं किया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। आप इनको बोल रहे हो कंजर्वेटिव है या ये कैश डिप्लॉय नहीं कर रहे, नो। मुझे लग रहा है इन्होंने 81.5%, मैं टू बी वेरी प्रिसाइज 81.46% के आसपास इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है ना कैश इक्विटीज़ में, राइट। सिर्फ कितना रह गया है? 18-18.5% ही तो रह गया है। आप अगर ये, मुझे लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते तो शायद ये 81% भी डिप्लॉय ना करते, राइट। फॉर कॉन्टेक्स्ट आप एक बार जाके चेक कीजिए कि वॉरेन बफे कितना कैश अपने पास जो इस समय बफर रख के बैठे हुए हैं, राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो इस समय 40-50% का उनके पास कैश पोजीशन होंगी उनके पास। जस्ट थिंक ओवर इट, राइट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 81% पैसा जो है वो इन्वेस्टेड है। खैर, 65 का तो मैंडेट ही होता है फ्लेक्सी कैप, तो 65% आपको इंडियन इक्विटी में डालना पड़ेगा। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से भाई ये जो है अंडर डिप्लॉयड है या लेस डिप्लॉयड है। इनकी अपनी एक फिलॉसफी है, राइट। एंड हमने शायद पहले भी एक वीडियो में देखा था कि ऐसा नहीं है कि कैश लेवल हमेशा इतने हाई रहते हैं। ये कैश लेवल हमने 3-4% तक भी जाते हुए देखे हैं और हमने 22.5, 23, 24% तक भी आते हुए देखे हैं। तो आई थिंक द मैनेजर्स आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छी बात ये है फ्लेक्सी कैप है तो ये हर स्पेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होंगे, राइट। ये मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जहाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करेंगे। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो कैश कम इन्होंने रखा हुआ है यही इनकी स्ट्रेंथ भी है, राइट। एंड यही जो कैश है एक तरीके से मार्केट डाउनफॉल में आपके पोर्टफोलियो को कम गिरने देता है। ओके, सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम और वो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से डिप्लॉय करना चाहते हैं। ऐसे पैनिक में आके डिप्लॉय नहीं करना चाहते। आप और मैं और बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें शायद मार्केट में ना देख पाते हो, ना पढ़ पाते हो, ना समझ पाते हो। ये फंड मैनेजर्स जो बैठे हुए हैं, सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी ये पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा मैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, हर एएमसी की बात कर रहा हूँ। ये फंड मैनेजर्स हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इन सारे के सारे अच्छे एएमसीज़ के अच्छे फंड मैनेजर्स ने, इनका ईयर्स एंड ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, डिकेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, 30-30 साल, 20-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे इन्होंने 15-15, 16-16, 17-17% जो है वो रिटर्न जनरेट करके दिया है, राइट। तो आई थिंक अगर आप इस फंड से जुड़े हैं तो आप एक फ़िलॉसफी की वजह से जुड़े हैं,
वो फिलॉसफी वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाती है, वो फिलॉसफी पैनिक सेलिंग पैनिक बाइंग के अगेंस्ट है, वो फिलॉसफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है कि जब बहुत डीप डिस्काउंटेड आपको स्टॉक्स मिल रहे होंगे तब आप उनको बाय करें। तो आप उस फिलॉसफी पे बिलीव कीजिए और आप अपने फंड मैनेजर्स पे बिलीव कीजिए। इन पे क्वेश्चन उठा देना, पहली बात, जो वो लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं जिन्होंने फंड में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, भाई क्यों भाई, तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट। वो लोग अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं जिन्होंने फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग कि भाई मुझे एग्जिट लेना है या मुझे क्या करना है, वो आप अपनी स्ट्रैटेजी फिर साथ में देखो, सिर्फ क्वेश्चन मत उठाओ, राइट। सो एज ऑफ नाउ मैं एज अ इन्वेस्टर इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आई एम नॉट डाउटिंग देयर कैपेबिलिटीज एट ऑल। They are sticking to what they have said. They are sticking to value investing principles. They are sticking to margin of safety principle. They are sticking कि भाई हम good governance वाली, अच्छे business वाली, कम से कम प्राइस में मिलने वाली कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, जब सही मौका आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो मुझे ये नहीं लगता कि कैश इन्होंने डिप्लॉय नहीं किया, कैश डिप्लॉय किया है। ऑब्वियसली वो कैश का लेवल 25 से 22 से जो है वो 19 पे आया तो डिप्लॉय किया है, ऑब्वियसली सारा डिप्लॉय नहीं किया, और उसके पीछे का सिंपल रीज़न यही है, I believe that they are not able to find good opportunities as of now in the market. हमें लग रहा है मार्केट गिरा है, यहाँ से अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं पता है, राइट। एंड मैनेजिंग योर मनी एंड मैनेजिंग दी मनी ऑफ करोड्स एंड करोड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप अपने कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेके चल रहे होते हो, राइट। एंड जो लोगों ने विश्वास दिखाया, अब उस विश्वास पे खरा उतरने का समय है। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ कि जितने भी इस तरह के फंड मैनेजर्स रहे हैं या फंड हाउसेज रहे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं जब उन पे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। सो लेट इट बी, आई बिलीव लेट इट बी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको अगर डर लग रहा है, आपकी अगर फिलॉसफी नहीं मैच हो रही है इनसे, प्लीज़ अपने ऑप्शंस देखिए, डिस्कस कीजिए अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वगैरह से, जो भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ है या जो भी रेलिवेंट पर्सन उनसे डिस्कस कीजिए एंड टेक अ कॉल। बट अगर आपका फेथ है तो बने रहिए यहाँ पे। मुझे एज सच मुझे एटलीस्ट ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने कैश के साथ कुछ गलत कर दिया या कैश रखा हुआ है तो वो कुछ गलत हो गया है। आई थिंक यहाँ पे ना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी बहुत सही मैसेज है और बहुत सही लर्निंग है कि आपके पास हमेशा एक बैकअप होना चाहिए, लाइक दे आर होल्डिंग अ कैश, राइट, और अच्छा खासा कैश रख के बैठे हैं, तो ऐसे एक इन्वेस्टर को भी अपने पास ज़रूर रखना चाहिए और फेस्ड मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे इन्होंने बहुत फेस्ड मैनर में चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट देखा गिरी और बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया। यस, आई थिंक बहुत बहुत रेलेवेंट पॉइंट बोला आपने। मैं पर्सनली भी ऐसे ही करता हूँ। तो मेरे पास अगर एक्स अमाउंट ऑफ कैश है और मार्केट में भी फॉल आया तो मैंने वो ऐसा नहीं कि आई वेंट ऑल इन कि भैया सब कुछ लगा दो। मैंने भी फेस मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैं शायद 20-30% डिप्लॉय कर पाया, 40% डिप्लॉय कर पाया, बाकी मैं डिप्लॉय नहीं कर पाया, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। वो स्टैगर्ड फॉर्म में धीरे धीरे जाता रहेगा, जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो चला जाएगा। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। आपके पास कैश है तो वैसे ही आप आप ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर से मार्केट फॉलो मिलोगे, एवरीवन इज क्राइंग। वो बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट इन मार्केट डिप। शंकर सर ने एक मीम शेयर किया था, इन्वेस्ट हाउ शुड आई इन्वेस्ट, आई डोंट हैव द मनी, राइट। सो किससे इन्वेस्ट करूँ अब मैं? तो पहली बात तो इनके पास कैश था, तो ये एक अच्छी बात है। रिटेल इन्वेस्टर के पास भी कैश हो तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बात यही है कि भाई आपको ऑल इन नहीं जाना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊँगा कभी भी ऑल इन। मैं नहीं कर सकता मैं अपनी मेंटल पीस के साथ रिस्क नहीं ले सकता कि भाई मेरे पास लेटेस्ट से एक्स अमाउंट पड़ा है और मार्केट फॉलो हो, मैंने पूरा का पूरा एक्स अमाउंट लगा दिया। आई विल वेट, आई विल डिवाइड एक्स बाय 5 और 6 एंड आई विल डिप्लॉय इन 5 to 6 ट्रांचेस, राइट। तो बिल्कुल आई थिंक सही आपकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ये। हाँ जी, मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखा सकता हूं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके, बिल्कुल स्क्रैच से लेके और एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। एक कोड आपको दे रहा हूं, उसे यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट26, एंड आपको मिलेगा 26% ऑफ, फ्लैट 26% ऑफ। ये डिस्काउंट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हमने दोबारा से ऑन किया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन पढ़ा के छोड़ दूंगा। इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। मैं आपके साथ लाइव आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आप लोगों ने क्या जो है वो करना है म्यूचुअल फंड्स को लेके, कैसे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक डिस्क्लेमर ये दे दूं, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं किसी भी तरीके की। मेरे नाम से अगर कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह चल रहा है, प्लीज़ मत ज्वाइन कीजिएगा, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स को लेके, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी अपनी वेबसाइट पर कर रहा हूँ और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट एंड जल्दी जाइए वेबसाइट पर, कोड यूज़ कीजिए इन्वेस्ट26। सो आपने ये तो बता दिया कि कैश डिप्लॉय हुआ है, बट कहाँ डिप्लॉय हुआ है मार्च में, स्पेसिफिकली मार्च में कहाँ पे चीज़ें डिप्लॉय की गई हैं? बिल्कुल, और इससे फिर से एक बार क्लैरिटी आएगी कि इन्होंने कैश अपने पास को ऐसे छुपा के नहीं रखा हुआ है। और एक बात मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दूं कि कैश का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपके लिए कुछ अर्न नहीं कर रहा है।
कैश का मतलब ये है कि वो पैसा आपके लिए 7-8% के आसपास रिटर्न अर्न कर रहा है, यानी कि वो एफडीज़ में है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ कमर्शियल पेपर्स में है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है, और वो आराम से आपके लिए 6 से 8% के बीच में अर्न कर रहा है, राइट। और ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट नेगेटिव है और आपके पोर्टफोलियो का एक पोर्शन 6-7% अर्न कर रहा हो, दिस इज एसेट एलोकेशन, एग्जैक्टली राइट, दिस इज एसेट एलोकेशन एंड दिस इज काइंड ऑफ रीबैलेंसिंग ऑल्सो। कि आप सोचो ना कि कितने समझदार निकले कि पीक पे रीबैलेंसिंग क्या बोलती है, आपने एक एसेट एलोकेशन अपना डिसाइड कर रखा है, फिर उस हिसाब से आपने जो है उसे मेंटेन करते हुए चलना है लॉन्ग टर्म में। पीक पे इन्होंने जो है वो इक्विटी बेच के पैसा निकाल के डेट में डाल दिया, राइट, वहाँ पे अर्न कर रहे हैं। अब क्या होगा, मान लो उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो डेट का बैलेंस रिड्यूस करके ये इक्विटी में ले जाएंगे। खैर, तो जो आपने सवाल पूछा उसके लिए पावर अप मनी ऐप में चलते हैं। पावर अप मनी ऐप में मार्केट इनसाइट में आपको ये देखने को मिल सकता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी 500 11% क्रैश करा है मार्च में, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एडेड मोर शेयर्स इन 16 ऑफ इट्स 40 होल्डिंग्स, ठीक है जी। अब वो क्या क्या है, अगर आप इन्फोसिस में देखें बड़ी अच्छी शॉपिंग हुई है, 30% का जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है आपको, यानी इन्फोसिस के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं पिछले मंथ के मुकाबले, यानी फेब के मुकाबले अगर आप देखें, यहाँ पे इंक्रीज इन शेयर्स हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं हो रही, इंक्रीज इन शेयर्स की बात हो रही है। सो नंबर ऑफ शेयर्स एडेड अगर आप देखें तो 62.5 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं, जिसको आप 30% इंक्रीज जो है बोल सकते हो। नाउ HDFC बैंक में अगर आप देखें तो 233 लाख शेयर्स जो है खरीदे गए हैं, एन इंक्रीज ऑफ 20%, ओके। कन्विक्शन है इनकी HDFC बैंक पे। मैं सबको एक बात बोलूँगा कि एक बार चेक करें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वालों ने HDFC बैंक कब से होल्ड कर रखा है, राइट। इससे भी आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलती है फंड के बारे में। देन TCS की बात करते हैं, यहाँ पे 20% जो है इंक्रीमेंट मिला है, 20 लाख शेयर खरीदे हैं। कोटक बैंक की बात करते हैं, यहाँ पे 19% इंक्रीज मिला है, लगभग 235 लाख जो है शेयर खरीदे हैं। तो देखा जाए तो दो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं वृंदा, वन इज बैंकिंग एंड अनदर इज IT, राइट, जहाँ पे जो है अच्छी खासी शॉपिंग हुई है, अच्छे खासे शेयर्स जो है ऐड हुए हैं। एक दो चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। एंड IT में आप देख रहे हैं ना कि इसी अप्रोच को बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। हर कोई IT को लेके इस समय नेगेटिव हो रखा है, इस समय ये सोच रहा है कि भाई IT तो बर्बाद है, AI आ गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। TCS के रिजल्ट भी अभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे ऐसे मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और ये कॉन्ट्रेरियन बेट ले रहे हैं। साफ साफ देखने को मिल रहा है कि TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी में इन्होंने अपना स्टेक जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया भी है, राइट। और यहाँ पे आई थिंक जब मैं देख रही थी चीज़ें कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी थी कि स्मॉल कैप में गैस कंपनीज और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग CMS इन्फो सिस्टम्स, इसमें भी उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। बिल्कुल ठीक है। प्लस हाँ जी, एक जगह से एग्जिट भी किया है, कुछ उन्होंने पार्शली अपने स्टॉक सेल ऑफ भी करे हैं, दैट इज बालाकृष्णन इंडस्ट्रीज, यस। तो सिंपल है ना, जहाँ कन्विक्शन है वहाँ बने हैं, वहाँ आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से एग्रेसिव जो है वो पोजीशंस ली जा रही हैं, और जहाँ पे कन्विक्शन नहीं है वहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, ओके। एंड अगर आप देखें तो ये दोनों ही सेक्टर्स, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर की इस क्रैश में, जब क्रैश आया था बहुत पिटाई हुई थी, बहुत नीचे गया था, राइट, एंड अब वो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि सही समय पे जो है उसके अंदर एंट्री ले ली है। एंड IT की अभी भी पिटाई चल रही है, IT की अभी भी जो है वो पिटाई चल रही है, यानी कि IT सेक्टर अभी भी जो है वो पिट रहा है। एंड वी कैन सी कि भाई कॉन्ट्रेरियन बेट्स ले रहे हैं, एंड वी कैन ऑल्सो सी कि मोस्टली फोकस इनका लार्ज कैप है, लार्ज कैप में बड़ी बेट्स से ले रहे हैं। और इससे मैं आपको एक बात और बता दूं, एक पॉइंट इससे और एड्रेस होता है, ऑल्दो हम उस पर अलग से एक वीडियो कर सकते हैं। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे एक आर्टिकल भी आया था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने भी शेयर किया कि बढ़ता हुआ AUM कितना खतरनाक हो सकता है एक फंड के लिए। तो जो फंड इस तरह के लार्ज कैप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, आई बिलीव उनके लिए कोई खतरे की घंटी जो है वो नहीं है, राइट। बट एनीवेज, सो अभी येस, दीज आर दी मेजर चेंजेस इन दी पोर्टफोलियो। कैश 19% आ गया है। ये स्टॉक्स जो है अभी हमने आपको दिखाया स्क्रीन पे आपके सामने, इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो अच्छी खासी पोजीशंस जो है वो बनाई गई है। एंड एक स्टॉक आपने बताया बालाकृष्ण इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी इन्होंने अपने आप को कट शॉर्ट जो है वो कर लिया है। आई थिंक यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट इन्होंने और चीज़ें और क्यों नहीं इन्वेस्ट किया बैंकिंग सेक्टर में, राइट। सो आप ये देखो कि फिर से हम वही मिस्टेक करने जा रहे हैं। अगर हम इनको बोलें कि बैंकिंग सेक्टर में और इन्वेस्ट कर लो तो होगा कि, पहले आप ये सोचो, एक सेक्टर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट। एंड आई थिंक दे आर वेरी क्लियर कि हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक हद तक ही अपना एक्सपोजर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, राइट। मैं आपको एक और फैक्ट दिखाता हूँ। अगर आप देखें इस समय स्क्रीन पे, तो ये इनका जो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली फैक्ट शीट है मार्च 2026 की, और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको फ्लेक्सी कैप का ही इंडस्ट्री एलोकेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट।
अगर आप इस इंडस्ट्री लोकेशन को देखें तो बैंक्स में इनका कोटा हो गया जी कितना 20%, राइट। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज को भी इसमें जोड़ लेंगे तो 4.16%, तो आप मान के चलो 24-25% के आसपास हो गया। यही चीज़ जब आप बाकी फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करेंगे, राइट, अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग वहाँ पे 31%, 35%, ऐसा 40% तक भी दिखेगा। एवरेज में आपको बता रहा हूँ 31-32% चल रहा है, जबकि इनका 25% के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सेक्टर में ओवर रिलायंस या एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर जो है वो लेने से ये फंड बच रहा है। एंड अगेन आई बिलीव दिस इज़ द राइट अप्रोच। अगर मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँगा तो भी मुझे यही करना चाहिए कि भाई मुझे एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक सेक्टोरल फंड बन जाते हैं, राइट। फिर आप एक थीमेटिक फंड बन जाओगे, एक सेक्टोरल फंड बन जाओगे, और वहाँ पे फिर उस तरह से जो सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड के रिस्क होते हैं वो आपको जो है वो घेर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपने सही बोला कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर में ये जाएंगे तो पूरा फंड उस पर डिपेंडेंट है। Yes. अगर वो सेक्टर पिटा तो पूरा फंड ही पिट जाएगा। एग्जैक्टली। एंड यू नो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ बुक्स में नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल रियलिटी में भी होनी चाहिए, और वो ये यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसका इम्पैक्ट मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूँ कि इज़ इट गुड और बैड, सो आंसर इज़ के लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिस्क मैनेजमेंट देगा। ये जो इनका कॉल है कि एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर एक्सपोजर से ऊपर नहीं जाना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा आपका रिटर्न्स को लिमिट कर देगा, राइट। तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलेगी। और इस फंड का और ऐसे और एक दो फंड्स हैं, ऑडियंस के साथ हम डिस्कस कर देंगे। इन ऐसे जो फंड्स होते हैं इनकी खासियत ये नहीं है कि अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, इनकी खासियत ये है कि कम पिट रहे हैं, और जब कम पिटते हैं बड़ा बेस बनता है, उस पर थोड़ा सा रिटर्न भी अच्छा रिटर्न जो है वो दिखने लग जाता है। एंड यही इन फंड्स की जो है वो खासियत है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में ये डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देता है, अप साइड थोड़ा सा आपका जो है वो लिमिट हो सकता है, राइट। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन चेंजेस से ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी, इनसे रिटेल इन्वेस्टर को क्या सीखने को मिलता है? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, राइट। एंड मैं अगर उन्हीं लर्निंग्स को बताने की कोशिश करूँ, नंबर 1, अगर आप कैश पोजीशंस मेंटेन कर रहे हैं, कैश का मतलब अगर आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी हैं, ये इसके लिए अगर आपको कोई डरपोक कर रहा है तो वो गलत है, राइट। ये डर नहीं है, ये समझदारी है, ये स्ट्रैटेजी है, ये पेशेंस है, और ये आपको लॉन्ग रन में एक तो पीस ऑफ माइंड देता है, लॉन्ग रन में आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड्स रहते हैं, और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनीवन, राइट। सो कैश इज़ मैंने शायद हॉवर्ड मार्क्स ने बोला था कि कैश जो है वो कोई बारूद नहीं है, कैश एक वॉरफेयर है, कैश एक पूरी अब जंग जितवा सकता है, पूरा एक वॉर जितवा सकता है आपको, वो है कैश, राइट। तो उसको बारूद बोल के उसकी वैल्यू को कम ना करें, राइट। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है सेक्टर का डिसिप्लिन, कि आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, नहीं तो इतना फोमो है मार्केट में, इतना प्रेशर है कि रिटर्न्स बनाने हैं, खुश करना है, इम्प्रेस करने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उन सब से आप बच पा रहे हैं अभी तक। यही एक रिटेल इन्वेस्टर को भी करना चाहिए कि भाई प्लीज़ इन्वेस्ट टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, डू नॉट इन्वेस्ट टू इम्प्रेस एनीवन, राइट। एंड दे आर ऑल्सो स्टिकिंग टू देयर गोल्स एंड लिमिट्स एंड देयर डिसिप्लिन। तो फोमो में नहीं पड़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने पहले डिस्कस भी करी, भैया करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि घर बेच के पैसे लगा दो, करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि लोन लेके पैसे लगा दो, करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऑल इन चले जाओ। आप करेक्शन में भी वैल्यूएशन देखते हैं, राइट। और वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। मार्केट 10% फॉल कर गई, इसका मतलब ये नहीं कि ओहो डर्ट चीप हो गया सब कुछ, किसी को भी खरीद लो। आप खरीदोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, वेरी गुड, बट यहाँ से और भी नीचे जा सकती है, अभी भी जा सकती है। अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, राइट। सो कैश इज किंग, ए बी, कि भाई आप लोगों को सेक्टर लिमिट लगानी सीखनी है अपने ऊपर। सी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने हर करेक्शन में ऐसा नहीं करना है कि ऑल इन चले जाना है, राइट। एंड एक इंपॉर्टेंट लेसन पता है क्या है यहाँ पे एक रिटेल इंडिविजुअल के लिए, जब हम भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का बेस होना चाहिए, वो आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी कम होती है, उनमें ज़्यादा स्मूथ रिटर्न्स मिलते हैं, कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन उनकी जो है वो कम होती है, राइट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज वालों ने भी अपना पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप का ऐसे ही बनाया है कि उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस पे बनी हुई है, लार्ज कैप पे, और वो आज भी लार्ज कैप हैवी है। ये उनको सपोर्ट करता है कैसे, इतने बड़े AUM वाले फंड
एक स्मॉल एम वाले फंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि अचानक से सब बेच के कुछ और खरीद रहा हूँ या बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस ऊपर नीचे टर्न कर रहा हूँ। तो ये इनके लिए एक बहुत सही सपोर्ट भी मिला है कि इन्होंने लार्ज कैप को अपना बेस बनाया है। अभी भी ये लोग लार्ज कैप हैवी ही हैं, तो ये भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि भैया लार्ज कैप को अपना बेस बनाइए। एंड ये लेसन तो मेरा फेवरेट लेसन है जो हर किसी को सीखना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर रिटर्न्स, इट इज़ अबाउट मिनिमाइजिंग योर रिस्क्स, राइट। आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करिए, और वो मुझे लगता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या ICICI वैल्यू डिस्कवरी, नरेंद्र साहब, राजीव ठक्कर साहब, इनसे अच्छी तरह से कोई नहीं सिखा सकता आपको कि कैसे जो है आप अपने रिस्क को मिनिमाइज जो है वो कर सकते हैं। और वो रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए जो अल्फा जनरेट होता है वो जनरेट करके जो है वो दे सकती है, राइट। सो रिस्क मिनिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कुछ फिलॉसफीज़ हैं, कुछ लर्निंग्स हैं जो मुझे लगता है एक रिटेल इन्वेस्टर सीख सकता है। मैं सारी लर्निंग्स एक बार समराइज कर देता हूँ। कैश रखना आपको डरपोक नहीं बनाता बल्कि आपकी समझदारी दिखाता है, राइट। दूसरी बात कि भाई सेक्टर में आपको जो है वो लिमिट में रहना चाहिए, किसी भी सेक्टर में आपको ओवर इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आप उस सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आपने बोला वो सेक्टर पिटेगा तो आप भी पिटोगे बहुत बुरी तरीके से। हर करेक्शन ऑल इन जाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं होती है। लार्ज कैप आपका अगर पोर्टफोलियो का बेस है तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वोलेटिलिटी कम रहेगी, ज़्यादा स्मूथ जो है वो रिटर्न्स मिलेंगे। एंड रिटर्न्स ऑप्टिमाइज ना करने के बारे में सोचें, रिस्क को आप मिनिमाइज करने के बारे में सोचें। ये आपकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो दीज आर ऑल द लर्निंग्स। एंड मैं चाहता हूँ कि हम हर महीने एटलीस्ट एक एपिसोड पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी के जो मंथली डिस्क्लोजर आते हैं इन पे ज़रूर करें। काफ़ी कुछ देखने को, काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है, राइट। एंड और भी ऐसी डीप डाइव वीडियोस हम लोग डिफरेंट फंड्स पे करें। एक बार मैं फिर ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सभी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैंने इस फंड में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ मैं आपके सामने जो है वो शेयर करता हुआ चल रहा हूँ। आप कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले, बेहतर रहेगा या तो खुद अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करें या फिर किसी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ जुड़े और उनके साथ मिलकर जो है अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। ये वीडियो सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल वृंदा। यही सारी बातें हमें कवर करनी थी। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबने एंजॉय किया, कुछ सीख के जा रहे हैं। आप लोग भी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।